जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी को आसान करने के लिए हमने आपके लिए एक सीरीज की शुरुआत किया है। इस सीरीज में डेली 7 PM पे हम आपको एक वीडियो क्लास देने का प्रयास करते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग आपका सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए जो आया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सोशल साइंस के सेट को लेकर हम लोग समझ रहे हैं। इस सीरीज में हमारा प्रयास है आपको हर एक प्रश्न बताया जाए ताकि बोर्ड परीक्षा 2022 में आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट, ये नहीं कि हम सेकंड डिवीजन ला रहे हैं, थर्ड डिवीजन ला रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन से हमको मतलब नहीं है, बल्कि बिल्कुल आपका शानदार रिजल्ट आए, यहाँ से तमाम प्रश्न आए। इसी उद्देश्य से हम लोग इस सीरीज की शुरुआत की है। में इसके सभी हम लोग ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि अच्छा अंक लाना है तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना पड़ेगा। जिन भी स्टूडेंट्स का क्लासेस छूटा है उनके सुविधा के लिए हमने इसका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, और इस सीरीज में जितने भी वीडियोज आ रहे हैं वो सभी उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के दिया हूँ, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट बनाने के पीछे एक और मकसद है, एक तो कि आपको सिस्टमैटिक वे में सभी वीडियोज मिल जाए, और दूसरा कि आपके पास जब भी समय हो तभी उस प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियोस देखकर रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है याद रखने के लिए। चलिए, हम लोग यहाँ पे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी चर्चा कर चुके हैं, राजनीति विज्ञान के भी प्रश्न मैं आपको समझा चुका हूँ, अर्थशास्त्र के भी प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज आपके बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जितना वेटेज होता है इतिहास से उतना ही वेटेज है भूगोल का। भूगोल के प्रश्नों को समझेंगे। इस प्रश्न को समझने से आपको 2-3 बेनिफिट है। पहला है कि आपको उत्तर लिखने का तरीका मालूम होगा। दूसरा कि आपको प्रश्न को समझने के बाद अगर 1-2 बार इसका उत्तर आप लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और तीसरा कि अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़कर जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कोई बाहर से सेट नहीं होता है, यहीं से तमाम ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, अर्थात कि सब्जेक्टिव के साथ आपको ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो गया। भूगोल से आपके बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। लिखा रहेगा कि प्रश्न 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न है, इनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके लिए 2-2 अंक, अर्थात कि आपको 6 अंक दिए जाएंगे। अर्थात कि आपसे क्या कहा कि जो ये 21 से लेकर 26 तक जो यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं, इसमें से किसी 3 प्रश्न जो आपको नहीं आता है उसे छोड़ देना है, जो आता है उसका 3 प्रश्न का जवाब आपको लिख देना है, और इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे तो नीचे आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 2 पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्ट में से, जिसमें से किसी एक का जवाब देना है। तो यहाँ पे भी 27-28 पर भूगोल का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ऐसे ही बोर्ड परीक्षा और सेंटअप एग्जाम में भी रहेगा, और इसमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। इसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर प्रश्न ज्योग्राफी से और ऐसे सोशल साइंस के दृष्टिकोण से देखें तो 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। आपको अंतर लिखना है। जब भी परीक्षा में अंतर पूछे तो यहां पे उत्तर देकर लिखना है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है, और ऐसे ही चार्ट बनाकर कभी भी अंतर लिखना चाहिए। एक साइड धात्विक और अधात्विक, चाहे कोई भी पूछे, जैसे आगे हम लोग साइंस की पढ़ेंगे तो यहाँ पे अम्ल क्षारक जो भी पूछेगा तो इसी टर्म में अगर आप लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहता है, और इससे आपको फिक्स है कि 2 अंक का प्रश्न था तो 2 में 2 मिल जाएगा। पहला अंतर यहाँ पे दिया गया है कि धात्विक खनिज को पिघलाकर नए धातु प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात कि धात्विक खनिज को हम पिघलाएंगे तो इसमें से नया धातु मिलेगा। वहीं पे अधात्विक खनिज को पिघलाने पे नई धातु नहीं मिलता। इसका कारण क्या है सर? तो इसका कारण सिंपल सा है कि धात्विक खनिज जिसमें धातु होंगे, अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं है। तो जब इसमें धात्विक खनिज में धातु है तो इसमें लाजमी है कि आप इसे पिघलाएंगे तो धातु मिलेगा, और अधात्विक खनिज में कोई धातु नहीं है तो उसको पिघलाने पे धातु मिलेगा ही नहीं। तो पहला अंतर ये आपको याद रखना है। दूसरा अंतर है कि धात्विक खनिज कठोर होते हैं और इनमें अपनी चमक होती है, क्योंकि आप पढ़े होंगे साइंस में भी धातु और अधातु चैप्टर है आपका। जितने भी धातु के क्वालिटी हैं वो सभी आपको रिलेट करना है धात्विक खनिज से, और जितने भी अधातु के गुण आप पढ़े होंगे साइंस में वो सभी किस में आ जाएंगे? अधात्विक खनिज में, क्योंकि धात्विक खनिज से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं और अधात्विक खनिज से अधातु। तो दूसरा सोचिए, धातु का ही प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि एक कठोर होते हैं धात्विक खनिज, और आप जानते हैं धातु की अपनी चमक होती है, तो इसलिए धात्विक खनिज की भी अपनी चमक होगी। और अधात्विक खनिज में सीधे इसके विपरीत की अधिक कठोर नहीं होते, इसमें अपनी चमक नहीं होती। धात्विक खनिज लचीले और तार खींचने के लायक होते हैं। बिल्कुल मैं बोला धातु वाला प्रॉपर्टीज आपको इसमें रिलेट करना है, और अधातु में जो आप पढ़े होंगे साइंस में उसको अधात्विक खनिज में आपको लिख देना है। तो इसमें क्या कर रहा है? तार नहीं खींचे जा सकते तथा लचीले ये नहीं होंगे। और चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है, कह रहा है धात्विक खनिज आग्नेय चट्टान से संबंधित होते हैं, इसको समझ कर रखेंगे। और अधात्विक खनिज रूपांतरित चट्टान से संबंधित होते हैं। और यहां से अब यही ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है, पूछेगा कि धात्विक खनिज किस चट्टान से संबंधित है, तो आग्नेय चट्टान से। वहीं पे पूछा जाएगा अधात्विक खनिज किस चट्टान से संबंधित है, रूपांतरित चट्टान से। तो यही आपको समझ के रखना है। पांचवें अंतर की बात करें तो धात्विक खनिज जल्दी नहीं टूटते हैं, और अधात्विक खनिज को आप मारकर तोड़ सकते हैं। उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है तांबा, लोहा, टीन, चांदी, सोना, ये सब क्या है? धातु है, तो इसलिए धात्विक खनिज है। सल्फर, कोयला, अभ्रक, नमक, ये सब
अधात्विक खनिज के उदाहरण है। तो इस तरह आपको अंतर याद करके रखना है और इसी रूप में आपको एग्जाम में अंतर लिखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को समझे होंगे, क्योंकि इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता है समझने समझाने का। तो एक एक क्लास आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है ज्योग्राफी से, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया गया आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न है। तो आइए पहले उत्तर को देखते हैं, किस रूप में आप उत्तर लिखेंगे, फिर इसको विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पे जानकारी दिया गया कि सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीज एवं खादों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रखेंगे आप कि इसमें पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये भी प्रश्न आपको मिल गया। हरित क्रांति किससे संबंधित था, तो गेहूं उत्पादन अर्थात कि कृषि क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित था। इसको विस्तार से समझिए। देखिए 1960 में एक क्रांति हुआ था। हमारे देश के आजादी के बाद कुछ ऐसी घटना घटा जिसमें लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। कुछ ऐसे बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से हमारा देश उस समय गुजर रहा था, जिसमें हमारे देश में खदानों की काफी कमी हो गई थी। उसमें सरकार को लोगों से अपील करना पड़ा था कि एक दिन हमारे सभी देशवासी उपवास रखें ताकि अनाज का जो भंडारण है उसे किया जा सके। इस परिस्थिति में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से उन्नत बीज और खाद का प्रयोग करके गेहूं के उपज में क्रांति ला दिया गया और हमारे देश को खदान के मामले में इस क्रांति ने आत्मनिर्भर बना दिया, क्योंकि इसमें उन्नत बीज और खाद का प्रयोग किया गया, जिससे कि फसलों के उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तो यही क्या था, हरित क्रांति। तो एक एक प्रश्न को इस रूप में समझते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय को लिखें। अर्थात कि जल प्रदूषण, जो जल खराब हो जाता है, आप जानते हैं प्रदूषित जल क्या होते हैं, इतना आप समझते होंगे, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाए उसको इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो यही तो आपको इस क्लास में सीखना है। तो आपसे क्या पूछा कि जल प्रदूषण के नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। तो आपको इस क्रम में लिखना है, जल सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक संसाधन है। आप जानते हैं जल चाहे हमारे लिए हो या पशु पंछी या कोई भी जीव जंतु है, सब कोई भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए आप पढ़ते हैं जल ही जीवन है। इसके प्रदूषित होने से सबका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अतः जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ पे आपने इसका महत्व भी बता दिया। अब यहाँ से इसकी उपाय की शुरुआत हो रही है। पहला नंबर उपाय है कि बड़े बड़े नगरों के कूड़ा करकट, मल आदि को निकट में बहने वाले नदियां, तालाब, झील या अन्य जलाशयों में न गिराया जाए। अर्थात कि अगर हमको जल प्रदूषण रोकना है तो बड़े बड़े नगर में आप देखते हैं कूड़ा करकट ले जाकर नदी में गिरा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो वहां का नाला बह रहा है वो सभी तालाब झील से कनेक्ट होते हैं और वो सभी तालाब झील नदी से कनेक्ट होते हैं। तो इस रूप से हम लोग काफी जल का प्रदूषित करते हैं, नदियों का प्रदूषण कर रहे हैं। खैर आजकल तो इस पे काफी नियम बनाए गए, लेकिन रोकने के लिए ये उपाय करना जरूरी है। दूसरा नंबर उपाय है कि कल कारखानों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को जलाशय में न गिराया जाए। अर्थात कि जो भी बड़े बड़े कंपनी होते हैं तो उन सभी कंपनी से जो भी अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ निकलता है वो लोग ले जाकर कूड़ा करकट जितना होगा सभी ले जाकर नदी में गिरा देंगे, जिससे जलाशय का जल जो है काफी गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। उसके बाद कोई भी जीव जंतु या हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए घातक होता है। और तीसरा है कि तालाब में कीटनाशक दवाओं को छिड़काव नहीं किया जाए, क्योंकि अगर हम तालाब में, नदी में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि तालाब में छोटे छोटे कृत्रिम जीव जंतु पाए जाते हैं जो जल को प्रदूषित होने से बचाते हैं, जो जल को शुद्ध करते हैं, उसके गंदगी को साफ करते हैं। लेकिन जैसे ही हम तालाब में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो वो जीव जंतु भी मर जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित होता है। तो इसको भी आपको समझ के रखना है। और जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, अगर आपका ध्यान होगा क्लास में, क्योंकि मैं बोला कि जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यह प्रश्न अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आता है तो आप विस्तार से इसको लिख पाएंगे। कोई भी आपसे पूछता है तो इस वे में अगर आप पढ़ें तो किसी को भी आप समझा भी सकते हैं। उपाय है कि अणु परीक्षण, परमाणु बम विस्फोट, रासायनिक अस्त्रों के प्रयोग प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण भी जल प्रदूषित होते हैं। तो आपको देखिए 3 ही प्रश्नों का जवाब देना है, लेकिन मैं बोला कि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर इतना प्रश्न आप पढ़ के जाते हैं तो काफी प्रश्न यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार में कितने प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। आपसे पूछा है कि बिहार में, भारत की बात नहीं हो रहा है कि बिहार की सिर्फ बात हो रहा है कि आप जानते हैं बिहार का आपके ज्योग्राफी में एक स्पेशल चैप्टर है कि आप संसाधन पढ़ते हैं तो पहले भारत में हम लोग को संसाधन पढ़ना है, फिर बिहार के संसाधन, पहले भारत के कृषि क्षेत्र, फिर बिहार के कृषि क्षेत्र, ऐसे ही परिवहन भी दोनों का अलग अलग
आपको पढ़ना है तो ये बिहार वाले चैप्टर से लिया गया है। कह रहा है बिहार में कितनी प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से तमाम ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है मौसम के अनुसार बिहार की फसलों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल गया। पहला कौन है सर, तो भदई फसल, पहला याद रखेंगे कौन है, भदई फसल। और भदई फसल की बुआई होता है मई से जून के महीने में, और इसे हम लोग अगस्त से सितंबर में काट लेते हैं। और भदई फसल की उदाहरण की बात करें तो धान, ज्वार, बजरा, मकई और जूट की खेती ये भदई फसल है। अब यहां से देखिए कितना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। अगर आपसे पूछे कि भदई फसल की बुआई कब होता है तो क्या आप जवाब देंगे, कहिएगा सर मई जून में होता है। यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे कि भदई फसल की कटाई कब होता है तो जल्दी से आप बताइएगा, अगर आपका ध्यान क्लास में होगा कि भदई फसल का कटाई कब होता है सर, तो कहिएगा सर होता है अगस्त से सितंबर के बीच में। भदई फसल का उदाहरण बताइए, ऐसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन भदई फसल है, तो धान, ज्वार, बजरा, मकई, ये ऑप्शन दिखाई देगा तो उसको आपको टिक कर देना है। उम्मीद करता हूं इसे आप समझे होंगे। दूसरा टाइप है बिहार में फसल का अगहनी फसल। अगहनी फसल सर कब रोपा जाता है, तो अगस्त मंथ में। कब इसे काट लेते हैं, तो नवंबर से दिसंबर मंथ में। ऐसे आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है। अगहनी फसल में क्या क्या आता है, तो धान, अरहर, गन्ना और ज्वार, बजरा, ये सभी अगहनी फसल में आते हैं। तीसरा है रबी फसल, ये तो भारत का भी पूछेगा तभी आपको याद रखना है रबी फसल से कितना प्रश्न आता है। रबी फसल की बुआई कब होता है सर, तो अक्टूबर से नवंबर मंथ में। बड़ा ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। रबी फसल की बुआई कब होता है, तो अक्टूबर से नवंबर मंथ में। रबी फसल को हम लोग कब काटते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात कि गर्मी के दिन में इसे हम काट लेते हैं। रबी फसल में कौन कौन फसल आता है सर, तो गेहूं, दलहन, तिलहन जितनी खेती होती है सभी रबी फसल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा है आपका गर्मा फसल। गर्मा फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, इसमें धान और अन्य सब्जियों की खेती किया जाता है। तो ये बिहार का पूछा था, तो बिहार में यही 4 फसल है। उम्मीद करता हूं समझे होंगे। आपने देखा कि कैसे आप यहां से तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी आप जवाब दे देंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि खनिज को परिभाषित करें, अर्थात कि खनिज की परिभाषा लेके। देखिए भूगोल जो है वो सिर्फ साइंस से रिलेटेड है, भूगोल से ही साइंस की उत्पत्ति हुआ है, तो इसीलिए यहाँ से तमाम प्रश्न अगर आप समझते हैं तो साइंस में भी आपको ये पढ़ना है खनिज किसे कहते हैं, खनिज की परिभाषित करें, अयस्क क्या है, अयस्क से कैसे हम धातु का सांद्रण करते हैं, ये सभी चीज आएगा जब इसके बाद हम लोग साइंस की शुरुआत करेंगे तब। तो वही सेम परिभाषा यहाँ पे भी काम करेगा। कह रहा है खनिज को परिभाषित करें। खनिज किसे कहते हैं, तो वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक स्थितियों के परिणाम स्वरूप बनता है उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो पृथ्वी के भूभाग से खोद कर निकाले जाते हैं। लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर आदि मुख्य खनिज पदार्थ के उदाहरण है। अर्थात कि खनिज कहां से प्राप्त होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर भूभाग से, अर्थात कि पृथ्वी के भूपटपट्टी के नीचे से हम लोग खनिज की खुदाई करके निकालते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन से आपके भूगोल की शुरुआत ही हो रहा है। संसाधन और संसाधन के प्रकार को आपको ध्यान से समझना चाहिए। प्रश्न आपसे पूछा कि संसाधन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर कुछ आपको इस शब्दों में याद रखना है कि वातावरण में पाए जाने वाले जो सभी पदार्थ जो हमें उपलब्ध हैं और हमारे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। परंतु संसाधन तभी कहे जाएंगे जब हमें उन तक पहुंचने की तकनीक की जानकारी हो, साथ ही उन्हें प्राप्त करना, उपयोग करने पे होने वाले खर्च वहन करने की क्षमता हो, श्रम शक्ति हो। अर्थात कि कोई भी पदार्थ जिसका हम लोग उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे हम संसाधन कहेंगे। लेकिन शर्त क्या है सर, तो शर्त यही है कि वो हमारे तकनीकी रूप से, हमारे खर्च के रूप से, हमारे उपयोग के रूप से, इन सभी रूप से हमारे अनुकूल हो, अर्थात कि उन तक पहुंचना और उनका उपयोग करना सुलभ हो, तो सभी चीज हमारे लिए क्या कहेंगे, संसाधन कहलाते हैं। 27 नंबर प्रश्न से देखिए शुरुआत हो रहा है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न का। पहला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है कि बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें, अर्थात कि बिहार में कौन कौन से प्रमुख ऊर्जा स्रोत है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहां से देखिए इस पूरे उत्तर को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद इसके की पॉइंट को सिर्फ आपको याद रखना है कि बिहार में किस किस तरह के ऊर्जा स्रोत हैं। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो प्रमुख बात मैं बता रहा हूं इसको तो आपको रट के रखना है। बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में मुख्य रूप से जल विद्युत एवं ताप विद्युत है। जैसे बिहार में कई तापीय विद्युत केंद्र है, इसका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि कलगाहवा, काटी, बरौनी तापीय विद्युत केंद्र। कलगाहवा सुपर थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 840 मेगावाट है। वहीं पे जो मुजफ्फरपुर के काटी में तापीय विद्युत केंद्र है उसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। बरौनी में जो तापीय विद्युत परियोजना है उसकी उत्पादन क्षमता 145 मेगावाट है। ऐसे ही सभी विद्युत परियोजना और उसके उत्पादन क्षमता को यहां से पढ़ के आपको याद रखना है और अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख देंगे तो आसानी से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था कि बिहार में वन्य जीव के संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें, अर्थात कि बिहार में वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीवों को हम लोग कैसे संरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार से बताना है।
क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 अंक का प्रश्न है। तो उत्तर आपको ऐसे लिखना है कि बिहार में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाना जरूरी है। ऐसे 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएगा। पहला कदम क्या है, तो वन विनाश पर जल्दी विराम लगाना चाहिए, जिससे वन्य जीवों का आश्रय स्थल सुरक्षित रूप से बना रहे। क्योंकि इंसान देखिए, हम लोग की जनसंख्या बढ़ रहा है, जमीन नहीं बढ़ा है, जमीन तो उतना ही है। अब हम लोग को रहने के लिए आवास चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध जंगल की कटाई कर रहे हैं, कंपनी बनाने के लिए जंगल की कटाई कर रहे हैं, रेलवे पटरी बिछाने के लिए जंगल की कटाई कर रहे हैं। और वन्य जीवों का आश्रय स्थल अर्थात कि वन्य जीवों का घर कहाँ पे है, वहीं वन है। और आप किसी का घर नहीं उजाड़ देंगे तो लोग कैसे जीवित रहेंगे। तो सबसे पहला आपको प्रयास करना चाहिए कि इसकी कटाई को रोका जाए, अर्थात कि वन को हम लोग संरक्षित करेंगे, वन्य जीव का संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा प्रमुख उपाय है आखेट पर पाबंदी लगा दिया जाए। आखेट का आपको मालूम होगा, नीचे बताइएगा आखेट को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप पढ़े होंगे, अगर 6 क्लास में हम लोग को आदिमानव के बारे में पढ़ना था, वहां पे हम लोग पढ़े थे कि आदिमानव आखेट होते हैं। आखेट का मतलब सिंपल सा होता है, लोग जंगल में शिकार करते हैं, अर्थात शिकारी पुरुष। तो जो भी हम लोग जंगली शिकार करते हैं उसमें हमको पाबंदी लगाना चाहिए, क्योंकि जंगल में जो भी शिकार होता है उसके माध्यम से हम लोग जंगली जानवर को मारते हैं और उनकी जनसंख्या अंधाधुंध दिन पर दिन कम होते हुए जा रहा है। तीसरा कारगर उपाय है कि वन्य प्राणियों की प्रजनन बढ़ाने की प्रयास किया जाए, ताकि वन्य प्राणियों का प्रजनन क्षमता अधिक बढ़ेगा तो वैसे ही उनकी संख्या में भी वृद्धि होगा। अगला उपाय है कि रासायनिक दवाओं के प्रभाव से वन्य जीवों की प्रजनन क्षमता घट रही है, तो इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। और इस संदर्भ में सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी नियम सरकार ही बना सकता है। ऐसे देखा जाए तो वन्य जीवों के संरक्षण में स्वयं सेवी संस्थाएं भी कार्य कर रहा है। स्वयं सेवी संस्थाओं के भी प्रयास से वन्य जीवों का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। पहले बेगूसराय जिला के कांवर झील और दरभंगा जिला के कुशेश्वर झील में वन्य जीवों और पंछियों का शिकार किया जाता था, लेकिन इन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से आज उन शिकार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। तो यहां से देखिए एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल गया कि कांवर झील कहां है, तो बेगूसराय में। कुशेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो दरभंगा जिला में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पढ़े तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी जानकारी आपको मिल रहा है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको AR करियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लास खत्म होता है उसका पीडीएफ वहां पे आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त करके जो भी आप कॉपी बनाए हैं इस सीरीज का, उस कॉपी में इसके उत्तर को जरूर लिख लीजिएगा। एक बात मैं शुरू से ही आपको बताते आया हूँ कि हम लोग जो भी शुरू करेंगे उसको खत्म करेंगे, क्योंकि टॉपर वही बनता है जो शुरू करे उसको खत्म करे। या किसी भी फील्ड में काम तो सभी लोग शुरू कर लेते हैं, पढ़ाई आप देखेंगे सभी लोग उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सभी छात्र वहां से हटने लगते हैं, तो इसलिए उन लोगों का रिजल्ट भी खराब आता है। तो इसलिए हम लोग कोई भी विषय लेकर चलेंगे, क्योंकि ये भी आपके ही विषय का प्रश्न है, तो हम लोग पूरे इसको समाप्त करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपदा प्रबंधन के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा तब आप लोग का डिमांड होगा साइंस, हिंदी, मैथ, जो उसकी शुरुआत करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। मिलेंगे कल फिर इसी समय, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।